Hello everyone, I hope you are fine and doing well. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है और आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे. सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फॉर्म किया गया, किस तरह से क्रिएट किया गया, भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, हिंदुस्तानी आइन की तश्कील किस तरह से हुई. ये हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड सेशन है. गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, एक मरतबा हम प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किया था उसे हम रिकेप कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और सेकेंड ये कि हमें आने वाले लेक्चर को इससे रिलेट करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए. सो गाइस, हमने पिछले क्लास में कुछ टर्म्स पढ़े थे. सो लेट्स लुक एट दीज टर्म्स. फर्स्ट, पॉलिटी क्या है, राजनीति या सियासत क्या है. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं हाउ टू गवर्न अ स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटी. कि किसी स्टेट को या रियासत को गवर्न करने को हम क्या कहते हैं, पॉलिटी. कि किसी स्टेट को किस तरह से चलाया जाए, उस पर किस तरह से हुकूमत की जाए, ये पॉलिटी कहलाता है. या इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री. कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के जो प्रोसेस हैं या गवर्नमेंट को फॉर्म करने के जो प्रोसेस हैं उसके रिगार्डिंग जो हम स्टडी करते हैं उससे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं. और गाइस, हमने यहाँ बोला था कि स्टेट से मुराद कंट्री है. पॉलिटिकल साइंस में जहाँ पर भी ये टर्म आए तो स्टेट से मुराद कंट्री. और ये स्टेट जो है 4 एलिमेंट से बनता है. फर्स्ट, गवर्नमेंट, सेकेंड, पॉपुलेशन, एंड थर्ड, सॉवरेनिटी, एंड फोर्थ, टेरिटरी. फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया टेरिटरी. ये एक स्टेट है, ये जो रेड कलर में है ये टेरिटरी हो गया, डिफाइंड टेरिटरी. और इस डिफाइंड टेरिटरी में क्या होंगे, पॉपुलेशन होंगे. सेकेंड, इस पॉपुलेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए. थर्ड, और इस गवर्नमेंट का काम है सॉवरेन, कंट्री में सॉवरेनिटी को मेंटेन करना. सॉवरेनिटी के इंटरनली सुप्रीम हो और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो. तो ये चारों एलिमेंट से मिलकर एक स्टेट फॉर्म होता है. एंड सेकेंड टर्म, कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक बॉडी है कि जिसके अकॉर्डिंग हम किसी स्टेट या कंट्री को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, चलाते हैं. तो सेट ऑफ रूल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिटन होता है और सेकेंड अनरिटन होता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड. एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है. इसका मतलब ये होता है अनरिटन का कि जिस तरह से सिचुएशन पेश आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है उसे लिख लिया जाता है. इसे हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी के 3 पिलर, 3 सुतून. वो क्या क्या है, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेट से क्या है, डिराइव है. लेजिस्लेट के माने आते हैं कानून बनाना, लॉ बनाना. चूँकि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, लॉ बनाना की जो पावर है वो लोगों में है, मगर लोगों के पास जो ये पावर है ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट. इसलिए कि हम लोग यानी हम आवाम, हम पीपल क्या करते हैं, अपने नुमाइंदे को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. वो पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, कानून बनाते हैं. स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं और सेंट्रल लेवल पे एमपी हुआ करते हैं जो लॉ को लेजिस्लेट करते हैं. तो लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन है लॉ को फॉर्मुलेट करना और इनेक्ट करना. सेकेंड है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव ये भी गवर्नमेंट ही का ब्रांच है और इसका काम है लॉ को, पॉलिसीज को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, नाफिज करना. जो लॉज और पॉलिसीज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है. और इस एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं जो गवर्नमेंट का
क्या होता है, हेड होता है, जो ये सारे लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और उनके काम करने में क्या करते हैं, एड करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड टर्म है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मेन पर्पस है क्या करना, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, जस्टिस को बहाल करना, नाफिज करना, इंसाफ को। और जो जुडिशियरी हुआ करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द लोअर। तो जुडिशियरी का प्राइमरी रोल है कि जस्टिस को क्या करना, इंसाफ को बहाल करना। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में, किसी स्टेट में कोई ऑफेंडर ऑफेंस करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सारे प्रोसीजर के बाद उसको उस ऑफेंस की वजह से पनिश करना, और जो ऑप्रेस्ड पर्सन है, मजलूम इंसान है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, ये जुडिशियरी का प्राइमरी रोल। सो गाइज, आज के सेशन का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, हिंदुस्तानी आइन की तश्कील, भारतीय संविधान का निर्माण। तो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉर्म होने से पहले या हमारे देश, हमारे कंट्री भारत के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, हुकूमत थी। वो अपने बनाए हुए एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तान में, भारत में रूल किया करते थे, हुकूमत किया करते थे। तो उन एक्ट में से सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 और लास्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान ट्रेड करने के इंटेंशन से आए थे, मगर वो यहाँ पर रूल करके गए। या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम किसी को सपोर्ट देने के लिए उंगली पकड़ाते हैं तो वो उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ लिया करता है, तो सेम यही सिचुएशन ब्रिटिशर्स का हम भारतीयों के साथ रहा। तो उन एक्ट में, जिन एक्ट के ज़रिए ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में, भारत में हुकूमत किया करते थे, राज किया करते थे, उनमें सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट्स आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट्स आता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इन सारे एक्ट्स का लाने का पर्पस था ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना, लगाम कसना। जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको जो है ब्रिटिश क्राउन क्या कर देता है, ओवरथ्रो कर देता है, उस पर गालिब आ जाता है। जिसके बाद वो एरिया जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, राज हुआ करता था, वो सारे के सारे एरिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। तो सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। So let's get started today's topic. So guys, Indian Constitution majorly was derived from Government of India Act 1935. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से मेजरली लिया गया है, या ये कह सकते हैं कि 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया है, लिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें हमें 2 पॉइंट को अपने माइंड में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट एब्सोल्यूट स्टेप ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मेन पर्पस था कि ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसना, कंट्रोल करना। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता अंडर दिस एक्ट। पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको कलकत्ता में इसी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर
इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी बुनियाद रखी गई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। सेकेंड एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें वन पॉइंट है जिसे माइंड में रखना इम्पोर्टेंट है। दिस एक्ट gave the British government direct control over Indian administration and the East India Company became subordinate to the British government. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल दिया था और इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। And the third one is Charter Act 1793. This act continued the company's rule over the British territories in India. और गाइज यहाँ पर जितने भी एक्ट्स को अरेंज किया गया है, मेंशन किया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो जिस सीक्वेंस से यहाँ पर एक्ट्स को मेंशन किया गया है इसे ज़रूर माइंड में रखें, क्योंकि इससे रिलेशन, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन जाया करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिस तरह के इस साल DU LLB के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन था कि आप क्या है क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में उसको आप क्या करें, उसका आंसर दे क्वेश्चन का। तो जितने भी यहाँ पे एक्ट्स मेंशन किए गए हैं वो सीक्वेंस से है, आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप इन एक्ट्स को याद रखें। तो पहला हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, अब यहाँ से चार्टर एक्ट 1793 स्टार्ट होता है। इस एक्ट में 2 पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट, दिस एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। कि चार्टर एक्ट 1793 के आने के बाद इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल को, उनकी हुकूमत को, उनकी राज को ब्रिटिश टेरिटरीज में कंटिन्यू कर दिया। यानी कि वो एरिया जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे वहाँ पर चार्टर एक्ट 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को मुसलसल कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज दिस कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। और इस चार्टर एक्ट के आने के बाद हर 20 साल में ये चार्टर एक्ट आना शुरू हो गया। इस एक्ट ने कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ट्रेड मोनोपोली कि यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो चार्टर एक्ट में हर 20 साल में चार्टर एक्ट को शुरू किया गया, हर 20 साल में चार्टर एक्ट आएगा। द सेकेंड चार्टर एक्ट 1813, इसमें भी 2 पॉइंट को मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC केम टू एन एंड। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793 के बाद जो है 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, जिसमें ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। मतलब कि इस एक्ट के आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, ये मोनोपोली था। तो 1830 का जो चार्टर एक्ट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि पूछ ले कि किस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए क्या कर दिया था, कंटिन्यू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793। सेकेंड क्वेश्चन ये कि किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टर एक्ट 1830। एंड द सेकेंड पॉइंट इज क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड रिलीजियन। तो चार्टर एक्ट 1813 के आने के बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको अपने रिलीजियन को स्प्रेड करने की इजाज़त दी गई। तो क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में क्या हुआ, स्प्रेड करने लगा, वो अपने रिलीजियन को स्प्रेड करने लगे। एंड द थर्ड वन इज चार्टर एक्ट 1833।
तो गाइस ये एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें कई पॉइंट को मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बिजनेस थी उसको इस एक्ट ने क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इस एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी, बिजनेस करने का को इन्हें रोक दिया था। एंड द सेकेंड पॉइंट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रिप्लेस्ड बाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद एक नया पोस्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट के आने से पहले वाला जो पोस्ट था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हास्टिंग थे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद फर्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस था उसको स्टॉप कर दिया गया। एंड सेकेंड पॉइंट के जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो पोस्ट चार्टर एक्ट 1833 के बाद आया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गाइस चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो उन्होंने कई सारे रिफॉर्मेशन लाए। जैसा कि सती सिस्टम जो चला आ रहा था उसे एबॉलिश किया, स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया। इसी के साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, चार्टर एक्ट 1853। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसमें सिर्फ वन पॉइंट को माइंड में रखना इम्पॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो आज यूपीएससी है, इस एग्ज़ाम का इस्टेब्लिशमेंट या इस एग्ज़ाम को स्टार्ट किया गया था चार्टर एक्ट 1853। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को किस चार्टर एक्ट के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853 के अंडर सिविल सर्विस एग्ज़ाम को स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद आता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो अब तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या है, कंट्रोल कर रही थी। फिर 1857 का क्या होता है, रिवोल्ट होता है, रेबिलियन होता है, कि जिसके बाद 1858 का एक्ट आता है कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ओवरथ्रो कर देती है और वो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुछ पॉइंट है जिसको माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पर भी जाना जाता है। And the second point, after the Indian Rebellion of 1857, the company rule was brought to an end. वही जो मैंने अभी कहा कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, रेबेलियन हुआ, इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। बट द ब्रिटिश इंडिया अलॉन्ग विथ प्रिंसली स्टेट्स केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मगर 1857 के बाद जो है क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गया और इसी के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट थी और ब्रिटिश इंडिया, ये सब के सब क्या हो गए, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। एंड द नेक्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें वन पॉइंट है, वो ये है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम नॉन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था। फिर उसके बाद उस पोस्ट को रिप्लेस किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। फिर इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को वाइसरॉय से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया। जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट चला आ रहा था,
आप उसी को क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। तो गाइस अब तक हमने देखा कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया जो अब तक चला आ रहा था। अब इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 स्टार्ट होता है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि लॉर्ड कैनिंग हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ एंड वायसराय ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम, जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको वायसराय ऑफ इंडिया से कन्वर्ट किया, और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग एट द सेम टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ वायसराय ऑफ इंडिया भी थे। एंड he introduced portfolio system. Each member was assigned a portfolio of a particular department. लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और हर मेंबर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन किया। एंड द सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज दिस एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। तो इस एक्ट में ये बात मेंशन है, या ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द मेंबर्स वर ऑल्सो गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट। इसी के साथ साथ जो मेंबर्स थे उनको क्वेश्चन करने का राइट दिया गया था बजट पर। जो गवर्नमेंट बजट लाती है उस पर क्वेश्चन करने का, सवालात करने का राइट दिया गया था मेंबर्स को, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये पहला कदम था, ये पहला स्टेप था इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। And the second one is Indian Council Act 1909 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस एक्ट को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इट स्टार्टेड कम्यूनल इलेक्टोरेट। ये पहला एक्ट था कि जिसने कम्यूनल इलेक्टोरेट को स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। कम्यूनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है मुस्लिम और हिंदू के बीच क्या है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, यानी हिंदू और मुस्लिम हर एक का अलग अलग कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच पार्टीशन का बीज बोया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले किस एक्ट के ज़रिए हिंदू मुस्लिम के बीच पार्टीशन का बीज बोया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो गाइज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है। वो क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि पूछ ले कि कम्यूनल इलेक्टोरेट किस इंडियन काउंसिल एक्ट के ज़रिए आया था? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एंड द सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919। इसमें भी कुछ पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज इट इज मेंशन्ड हियर, इट इज नोन एज मॉन्टेक-चाम्स रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेक-चाम्स-फोर्ट रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा मॉन्टेक-चाम्स-फोर्ट रिफॉर्म किस एक्ट को कहा जाता है? तो आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डायरकी सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। डायरकी सिस्टम का मतलब होता है इट मीन्स डबल गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सिंपल मीनिंग है डायरकी सिस्टम का डबल गवर्नमेंट,
दो हुकूमत। तो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उसमें दो टाइप के गवर्नमेंट हुआ करते थे। आज के डेट में जैसे एक सेंटर हो गया, एक स्टेट हो गया। सो द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट रिजर्व कैटेगरी एंड सेकेंड ट्रांसफर्ड कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी था इसको जो है गवर्नर डील किया करता था, गवर्नर के पास हुआ करता था। और सेकेंड कैटेगरी जो है ट्रांसफर्ड कैटेगरी, ये भी गवर्नर के पास ही हुआ करता था, वही डील किया करता था। बट इंडियन मिनिस्टर्स के कोलैबोरेशन के साथ गवर्नर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर क्या करता है, काम किया करता था। एंड द सेकेंड टर्म, इसी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक टर्म यूज हुआ था बाई कैमरलिज्म। जिस तरह दयारकी सिस्टम था जिसका मीनिंग हुआ डबल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंटर स्टेट आज के डेट में। इसी तरह सेकेंड टर्म है बाई कैमरलिज्म। इसका मीनिंग होता है टू चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। बाईकैमरलिज्म वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। बाईकैमरलिज्म जो एक टर्म है, इस बाईकैमरलिज्म को भी इसी एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ टू चैम्बर्स इन द लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसके दो चैम्बर हुआ करते हैं। जैसे आज के डेट में जो हमारा पार्लियामेंट है ये दो हाउस हुआ करते हैं, इसमें एक लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बाईकैमरलिज्म का मीनिंग हुआ टू चैम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, या डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेचर इनटू लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। कि लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है उसको दो हाउस में डिवाइड कर दिया जाए, वन इज अपर हाउस एंड सेकेंड इज लोअर हाउस, इज कॉल्ड एज बाईकैमरलिज्म। एंड द लास्ट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज के लेक्चर एंड सेशन का जो लास्ट एंड आखिरी एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट किया था, उससे पहले कोई एक्ट नहीं था, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक्ट ब्रिटिशर्स लाए थे। और लास्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गाइस इस एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी पॉइंट हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। तो इन पॉइंट को अपने माइंड में सेव कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज बिगेस्ट सोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स कहलाता है, इसलिए कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बिगेस्ट सोर्स माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। और गाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये साइमन कमीशन के बाद बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लस ये कि इस एक्ट के बनने के बाद हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का बहुत सारा डिमांड था, मुतालबात थे जिसको फुलफिल नहीं किया गया था। तो इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को कहा था चार्टर ऑफ स्लेवरी फॉर नॉट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द इंडियन के डिमांड्स को फुलफिल ना करने की वजह से पीटी नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी एक्ट कहा है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पीटी नेहरू ने किस एक्ट के बारे में कहा था चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रीज़न क्लियर है कि इंडियन के डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया था, इस वजह से चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया। दिस एक्ट वॉज मेड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। और इस एक्ट को साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया था। सो गाइस थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स और क्या है लॉज वगैरह आए थे। तो फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था 1935 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में रूनमा हुआ, हैपन हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ।
फिर उसके बाद अगस्त ऑफर आया जो कि 1940 में आया, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, फिर इस सब के बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैबिनेट मिशन प्लान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कब आया 1946 में। तो गाइस कैबिनेट मिशन प्लान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिस एक्ट डिसाइडेड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड इट विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद ही ये बात तय हुई थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फैसला कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने दिया था कि इंडिया के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इंडिया के लिए, वहाँ के लोगों के लिए क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। तो इस सेंस में कैबिनेट मिशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे बना, इसलिए कि कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिसीजन दिया, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया और उसके फॉर्म करने का पर्पज़ ही था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो इस वजह से कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और आखिरकार हिंदुस्तान क्या हो गया, आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के आने के बाद। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, इसलिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ही ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट को लाया था 1947 में। इस एक्ट के आने के बाद भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1950। और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जिसको फॉर्म किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के आने के बाद, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया और बनाते बनाते 1950 में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बन गया। तो गाइज, तो कैबिनेट मिशन प्लान कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया और इसके आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का फैसला सुनाया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के आने के बाद इंडिया क्या हो गया, आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा धीरे धीरे और 26 नवंबर 1949 को क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे तौर पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया, केम इनटू फोर्स हो गया। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान का क्या है सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसे याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इससे क्वेश्चंस बारहा पूछे गए हैं एग्जाम में। तो गाइस, ये आज के सेशन में जितने भी हमने एक्ट्स को डिस्कस किया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भी यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप उन तमाम पॉइंट को और इसी के साथ साथ जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन किया गया है उसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था। DULLB 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सो गाइस, आज का ये हमारा ये लेक्चर था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस तरह से फॉर्म किया गया, उसके पीछे क्या प्रोसीजर थे, कौन कौन से एक्ट्स आए, ब्रिटिशर्स जो है कौन कौन से एक्ट लाए। तो ये सारा हमने ये सारे पॉइंट को, ये सारे एक्ट्स को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स आपके लिए ट्रूली सीरियसली क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।